जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग आपको डिस्कस करेंगे अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 18 का केमिस्ट्री के पार्ट का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटी आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक, और उसके आगे क्वेश्चन विजय सर डिस्कस करेंगे। और हमारे डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लस ई इफेक्ट, यानी कि प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए पूछा गया है। तो हम लोग प्लस ई इफेक्ट निकालने के लिए सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि जो अटैकिंग रीजेंट है उसको देखते हैं। अगर उस पर माइनस चार्ज है, यानी कि माइनस आयन अटैक कर रहा है, यानी कि आपका न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कर रहा है तो वो माइनस ई इफेक्ट कहलाता। और अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, जैसे यहाँ पे देखो माइनस ई आपका आयन अटैक कर रहा है, तो ये माइनस ई इफेक्ट होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा। और ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ भी देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये माइनस ई इफेक्ट होगा। और इस पे ये पॉजिटिव आयन अटैक कर रहा है, तो ये हमारा प्लस ई इफेक्ट होगा। इसलिए रिएक्शन नंबर थर्ड में प्लस ई इफेक्ट है और सही ऑप्शन थर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ये हमारे पास एक फिगर बना है और बेसिक ऑर्डर ऑफ A, B एंड C मुझे पता करना। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहले जब हम लोग कंपेयर करने जाते हैं इस तरीके से एमाइंस में, तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने में हमको सबसे पहले देखना होता है कि क्या कोई डीलोकलाइजेशन तो नहीं शो कर रहा, या रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डीलोकलाइज तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमको डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, जितनी डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है N पर, उसमें यानी कि A वाले में डीलोकलाइजेशन नहीं है, रेजोनेंस नहीं है। और इसमें देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका सेंस है इसमें डीलोकलाइजेशन है। तो जिसमें डीलोकलाइजेशन होता है उसको वीकेस्ट बेस मानते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे कम B हो जाएगा। हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो हम लोग ऐसे लगाएंगे, B को सबसे कम करेंगे, इससे ज़्यादा देखें कौन आता है। अब सेकंड नंबर पे हम लोग देखते हैं कि जब हमें डीलोकलाइजेशन यानी कि रेजोनेंस नहीं मिल रहा होता है, जिन लोगों के बीच में रेजोनेंस नहीं मिल रहा होता है, उसमें हम लोग साइज़ को देखते हैं। और साइज़ हमारा देखा जाता है, जितना साइज़ बड़ा होगा उतना ही वो वीक बेस होगा। लेकिन ये इन ग्रुप देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सारे हमारे एटम सेम है, तो साइज़ का कुछ भी हम लोग को यहाँ पे यूज़ नहीं करना। उसके बाद हम लोग जब साइज़ को नहीं देखेंगे और आ रहे हैं सेम पीरियड में या सेम एलिमेंट है, तो इसमें बच्चा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो वीक बेस होता है या पुअर बेस होता है। अब आप इसमें देखिएगा, यहाँ पर दो हमारे पास N मिल रहे हैं। ये N है sp2 हाइब्रिडाइज और ये N है sp3 हाइब्रिडाइज। दोनों में लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन नहीं है। और इसमें हम लोग को जो sp2 हाइब्रिडाइज है, इस sp2 हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर हमारा यहाँ पर जो सेकेंड नंबर पे बेस हो जाएगा वो A हो जाएगा, A। और सबसे अच्छा बेस जो हो जाएगा वो C हो जाएगा, क्योंकि C लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि sp2 वाला लेस बेसिक होता है और sp3 वाला मोर बेसिक होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको CAB यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही देखने को मिल रहा है, और 47 का सही ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। हमको ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा ऑर्थो एमिनो एनलीन है ये लेस बेसिक है एनलीन से।
तो एनिलीन में भी ऑर्थो इफेक्ट लगता है। जिस तरह से आप बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट देखते हैं, और ऑर्थो इफेक्ट में बेंजोइक एसिड में ऑर्थो जो आइसोमर हमारे होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेटा पैरा से ज़्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव में, ऑर्थो डेरिवेटिव में। और एनिलीन के ऑर्थो डेरिवेटिव में बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट क्या है? यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास NH2 ग्रुप है, और NH2 ग्रुप के पास जब भी कोई H प्लस आएगा, H प्लस डोनेट करने, तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को H प्लस को देगा और इस तरीके से उसको जोड़ेगा अपने से। और इस प्रोसेस में यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 हो जाता है और स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होती है हमें। अगर ये यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप है, तो ये CH3 ग्रुप इसको इस तरह से स्पेस की प्रॉब्लम होने की वजह से रोकता है, यानी कि हिंडर करता है। ये H प्लस आ रहा है तो इस H प्लस को ये इलेक्ट्रॉन मिलने में मुश्किल होगी ड्यू टू हिंड्रेंस ऑफ CH3 ग्रुप या रिपल्शन ऑफ CH3 ग्रुप। इस वजह से ये हमारा लेस बेसिक हो जाएगा और एनिलीन हमारा मोर बेसिक हो जाएगा ऑर्थो डेरिवेटिव की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर CH3 प्लस आई इफेक्ट डाल रहा है, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से तो इसको मोर बेसिक होना चाहिए। तो माइनस आई प्लस आई का मतलब नहीं है, प्लस जो है हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब नहीं है। स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ प्रोटोनेशन बाय CH3। इनहिबिट करना मीन्स रोकना स्टेरिक फैक्टर में। CH3 यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर क्रिएट करता है, इनहिबिट करता है, छुपाता है नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, डोनेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इस तरीके से सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4th यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अब यहाँ पर हमको 3 H दिए गए हैं और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना। तो अब एसिडिक स्ट्रेंथ जब कंपेयर करेंगे तो इसमें आप देखिए ये हमारा फिनोलिक H है। यहाँ पर ये जो हमारे पास O है, ये O रेजोनेंस में जाएगा अगर ये H प्लस आ जाए और ये O माइनस हो जाए, तो इसका जो फिनॉक्साइड आयन होगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। इस वजह से HA मोस्ट एसिडिक होगा। ये एसिटिलिनिक H है, ये फिनोलिक H है, ये नॉर्मल हमारा एल्कोहलिक H है। तो B इज़ द एल्कोहलिक H, D इज़ द आपका जो है एसिटिलिनिक H और या एथाइनिक H, और ये C नॉर्मल एल्केन वाला H है, ये फिनोलिक H है। और फिनोलिक H की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, हम लोग जानते हैं। फिनॉल से कम होता है वाटर, वाटर से कम होता है अल्कोहल, अल्कोहल से कम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन से कम होता है इथीन, इथीन से कम होता है एथेन। इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो मोस्ट एसिडिक होगा। तो 49 के फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 50, 49 तक कर चुके, अब 50 आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैज़ बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन 109.28। अब जैसे वाटर है, वाटर में O पर 2 लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका बॉन्ड एंगल तो लेस देन 109.5 होगा, 105, लेकिन यहाँ पे मोर देन 109.5 मांग रहा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन BF3, BF3 में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका बॉन्ड एंगल 122 डिग्री है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.5 से ज़्यादा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो गई कि BF3 में 1 बोरॉन और 3 F, टोटल 4 एटम्स हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये टेट्रा एटॉमिक है, 4 एटम्स है, लेकिन मुझे यहाँ पे केवल ट्राई एटॉमिक पूछा गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मुझसे नॉर्मल पूछा होता विच ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये आंसर हो सकता था। PH3 की बात करें तो PH3 में आपका
यहाँ पर pH3 में बॉन्ड एंगल में प्योर p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की जगह, तो नियर टू 90 यानी कि 93 डिग्री आ जाएगा। 109.25 से बहुत कम, सो ये भी नहीं होगा। CO2 में sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, और ये हमारा 3 एटम से मिलकर भी बना है, तो सही आंसर 4th हो जाएगा। 4th इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मुझे एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन दिया गया है। इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर A एंड B इज गिवन बाय द इक्वेशन P इक्वल टू 180 XA प्लस 90 mm Hg, देन द रेशियो ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। अब हमको क्या करना है कि ये P0 A पता करना है और P0 B पता करना है। P0 A और P0 B का हमें रेशो लेना है। तो अब सर देखिए, ये रेशो लेने के लिए मुझे PA0 और PB0 पता भी होना चाहिए। तो PA0 और PB0 कैसे पता करेंगे हम लोग? पहला काम देखिए, अगर हमको प्योर स्टेट में A का वेपर प्रेशर निकालना है तो इसका सेंस क्या होता है? इसका सेंस होता है एक कंटेनर में केवल A है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, उसमें B नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंडीशन नंबर 1 लेंगे, और कंडीशन नंबर 1 में क्या होगा, कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा, अगर हमारा XA बराबर 1 ले लें, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 ले लें और मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 ले लें, तो इस इक्वेशन में जो ये P है ये हमारा बन जाएगा PA0, और 180 इंटू 1 प्लस 90 दैट मीन्स आ जाएगा 270 mm आ जाएगा। और कंडीशन नंबर 2 क्या है हमारे सामने? कंडीशन 2, अब की बार हम लोग करेंगे XA को 0 और XB को 1। भाई हमें प्योर स्टेट में B का वेपर प्रेशर निकालना है ना, तो प्योर स्टेट का सेंस तो यही हुआ कि साहब B तो है लेकिन A नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन की अगर बात करोगे तो B का 1 हो गया, मोल फ्रैक्शन मतलब पूरा उसका फ्रैक्शन है, और XA 0 हो गया। अब हम लोग ने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को अरेंज किया, तो इस इक्वेशन को अरेंज करिए सर, तो मुझे मिल जाएगा PB0 इक्वल टू 180 इंटू 0 प्लस 90 दैट मीन्स आ गया 90। तो PA0 आ गया 270, PA0 270 आ गया। दूसरे पेन से दिखाता हूँ आपको, 270, और PB0 हमारे पास आ गया है कितना? PB0 आ गया 90। सॉल्व करिए, 3:1, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3rd, 3:1। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए हम 3rd ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? हमको दिया गया है एक सॉल्यूशन से फिर से क्वेश्चन है, A एंड B हैज़ इक्वल मोल्स ऑफ A एंड B। ठीक है, इक्वल मोल्स ऑफ A एंड B है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 270 mm, हमको टोटल वेपर प्रेशर दिया गया है 270 mm, 270 mm दिया गया है, और हम लोग को PA0 भी दिया गया है, ये PA0 है। अगर आप PB0 भी मान लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मोल फ्रैक्शन सेम है। ये PB0 है, क्योंकि आधा इक्वल मोल्स हैं तो मोल फ्रैक्शन सेम होगा, 0.5 0.5। तो ऐसा करते हैं, ये जो PT है ये रियल है, ये उन्होंने दिया। अब हम लोग जरा कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो ये PT रियल दिया है इन्होंने,
रियल कितना दिया हुआ है मुझे, रियल दिया है वैल्यू अभी अभी हम लोग ने देखा था 270 mm। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो पी टी कैलकुलेटेड इक्वल टू आएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। चलिए डेटा पुटअप करते हैं। पी ए नॉट मान लीजिए हमारा 200 है, और जो एक्स ए है, जैसा कि हम समझ रहे हैं कि दोनों के मोल बराबर बराबर है, मान लो दोनों का एक एक मोल लिया था, तो इसका 1 आ जाएगा और टोटल मोल 2 हो जाएगा, प्लस 400 1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा, दोनों का हाफ हाफ करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100, 200 2 से डिवाइड होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 200, टोटल सम हुआ 300। तो हमारा जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर आया वो रियल से ज़्यादा आ रहा है, ये कंडीशन है। पी टी रियल कम है पी टी, यानी कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे बन सकती है, पी टी हमारा छोटा है पी ए नॉट एक्स ए से प्लस पी बी नॉट एक्स बी से। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव डेविएशन, ये निगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है। निगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन है तो डेल्टा एच निगेटिव होगी, यानी डेल्टा एच 0 से कम होगी। ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अब ढूंढते हैं। डेल्टा एच 0 से कम है, सही है। डेल्टा जी चाहे नेगेटिव डेविएशन हो चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और चाहे आइडियल सोल्यूशन हो, तीनों में ही डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी होने की वजह से नेगेटिव भी आती है, यानी 0 से कम, तो ये तो रहेगा ही। और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ये भी रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब हमारा आया P ऑब्जर्व्ड और P कैलकुलेटेड, तो ये P कैलकुलेटेड मेरा था और ये P रियल मीन्स ऑब्जर्व था, और इनका डिफरेंस 30 आ रहा है और यहाँ पे 0 दिखाया गया, तो ये सर हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 10 ppm इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 10 ppm इज इक्वल टू, तो 10 ppm मीन्स है कि 10 पार्ट प्रेजेंट है पर मिलियन में, और यहाँ पर देखो मिलीग्राम लीटर मिलीग्राम ml ये सब दिया गया है। इसका सेंस ये हुआ कि हमारा सॉल्यूशन जो लिया गया है वो वॉल्यूम में कंसिडर किया गया, ml में कंसिडर किया गया, और जो हमारा सॉल्यूट है वो वेट में कंसिडर किया गया। तो बेसिकली हम लोग को जब ppm स्ट्रेंथ को बताना होता है तो हम लोग वॉल्यूम के लिए यूनिट ml यूज़ करते हैं, जनरल यूनिट, और वेट के लिए हम लोग यूनिट ग्राम्स यूज़ करते हैं। तो पहले तो वो लिख लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे। सो इसका सेंस ये हो गया 10 to the power 6 ml solution have 10 ग्राम सॉल्यूट। तो यहाँ पर ml में निकालना है, तो 1 ml सॉल्यूट हैव 10/10 to the power 6, ये ग्राम है और ये बच्चा ml है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, आप इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10 ग्राम 1 ग्राम में 10 to the power 3 मिलीग्राम होंगे, तो यहाँ पे हम लोग 10 to the power 3 कर लेंगे। 10 to the power 3 करेंगे, ml को जब लीटर में बदलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power -3, तो ये 10 to the power -3 10 to the power +3 सॉल्व करोगे तो फिर आपका वैल्यू मैच नहीं करेगा। तो सही जो वैल्यू मैच करेगा, अगर हम इसको 10 माइक्रोग्राम बना लें, तो ग्राम को माइक्रो बनाओगे तो 10 × 10 to the power 6 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग
यहाँ पर ml को ml ही बने रहने देंगे, तो ये 10⁶ इंटू 1 ml हो जाएगा, ये माइक्रोग्राम हो गया। 10⁶ से 10⁶ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 10 माइक्रोग्राम पर ml आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। क्वेश्चन नंबर 53 कर चुके हैं हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 54 के लिए जा रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन चेंज इन हाइब्रिडेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, यानी कि हाइब्रिडेशन चेंज ना हो, ये कौन सी रिएक्शन है? तो बनाते हैं, चलिए। सबसे पहले AlCl3 में हमारा हाइब्रिडेशन है sp2 सेंट्रल एटम का, sp2 Al का, और यहाँ पे AlCl4 माइनस बन रहा है रिएक्शन में, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन हो गया sp3, तो ये चेंज हो गया, तो ये सर नहीं हो सकता। BF3 में हाइब्रिडेशन है sp2 और ये BF3NH3 में हाइब्रिडेशन हो गया sp3, चेंज हो गया, ये नहीं हो सकता। BeF2 में हाइब्रिडेशन sp से ये BeF4 2 माइनस बन रहा है, तो ये यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 हो गया, sp2 से sp3, तो चेंज हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। SO2, ये SO2 है, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp2 है, ये SO3 में बदल रहा है, SO3, यहाँ भी हाइब्रिडेशन sp3 है, sp2 है, सॉरी sp2 पहले भी था, sp2 अभी भी है, यानी हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये एक फिगर बना हुआ है और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने का NCERT से फिगर लिया गया। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल्स दूर हैं, तो दोनों पार्टिकल्स दूर हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी 0 पे है। जैसे जैसे पास आएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी C की ये बन जाएगी, ये C यहाँ पर है, और जब ये यहाँ पर बिल्कुल पास आ जाएंगे तो ये बॉन्ड लेंथ की दूरी के बराबर यहाँ पे एनर्जी B आ जाएगी। अब और अगर ये लोग एक बॉन्ड लेंथ से आगे की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इनकी फिर बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है, लुक एट द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगी? लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी है? B है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। ये देखिए NCERT से ग्राफ लिया गया। अब यहाँ पे मुझे कुछ स्पीसीज दी गई हैं और उनके मुझे प्रॉपर्टीज़ बगल में दी गई हैं कि कौन प्लेनर है, कौन पोलर है, कौन पी पाई बॉन्ड रखता है। और यहाँ मैं ऑप्शन देख रहा हूँ जिसमें कि एक जो हमारा स्पीसीज़ है उसके पास 2-3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ से मैच कर रही हैं, तो इसलिए मुझे सभी संभव प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले SO2 की अगर बात करते हैं तो SO2 सब जानते हैं, SO2 का ये स्ट्रक्चर होता है, अभी पीछे बनाया भी था। इसमें हाइब्रिडेशन sp2 होता है, हाइब्रिडेशन sp2 होता है। ये sp2 होने की वजह से प्लानर स्ट्रक्चर रखता है और इसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है, तो ये हमारा पोलर भी है। तो SO2 के लिए ये भी संभव है, ये भी संभव है, और पाई बॉन्ड p पाई बॉन्ड भी संभव है। और sp2 हाइब्रिडेशन है तो d ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में नहीं है, और लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, ये भी संभव है। तो SO2 के लिए P सही होगा, A के लिए P सही होगा, Q यहाँ दिया नहीं है, P सही होगा, Q सही होगा, R सही होगा, S दे दिया, गलत हो गया। P सही होगा, Q सही होगा, R सही होगा, T सही होगा, S नहीं है, और RT केवल सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये जो बाकी सब
ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही दिए गए हैं कि नहीं। तो अब हम लोग ने यहाँ पे बी को देखा, QST दिया, बी HCOF4 है। HCOF4 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये हमारे पास 4 F हैं और इसमें ये डबल बॉन्ड O है। अब यहाँ पर एक लोन पेयर जेनॉन के पास बच रहा है, क्योंकि जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 यहाँ खर्च हो गए, 2 यहाँ खर्च हो गए, 6 तो ऐसे खर्च हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पर एक लोन पेयर बच रहा, और सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है तो पोलैरिटी है ही है। और ये हमारा स्क्वायर पिरामिडल है तो प्लैनर तो नहीं है भाई। ये पोलर है, जी हाँ पोलर है। इसमें पी पाई बॉन्ड हो सकता है, जी हाँ इसमें हो सकता है। पी पाई बॉन्ड नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन नहीं, इसमें डी बॉन्ड होगा, डी पाई पी पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि जेनॉन का यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3d आ रहा है, sp3d2 आ रहा है, सॉरी। 4 सिग्मा बॉन्ड ये, एक 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल स्टेरिक नंबर 6 आ रहा। तो हाइब्रिडेशन sp3d2 आ रहा। तो भाई इसकी सारी p ऑर्बिटल तो जेनॉन की सिग्मा बॉन्ड बनाने में खर्च हो गई, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए p बचा ही नहीं। अब जो d बचा वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड होगा O की तरफ से p लगेगा और जेनॉन की तरफ से d लगेगा। तो p पाई d पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये कह रहा p पाई बॉन्ड, तो ये हो नहीं सकता। d ऑर्बिटल इज यूज्ड इन हाइब्रिडेशन, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3d2 है, ये हो गया है। लोन पेयर इज प्रेजेंट एट ऑन सेंट्रल एटम, वो भी हो गया है। तो अब यहाँ पर HCOF4 में Q होगा, S होगा, T होगा, Q होगा, S होगा, T होगा, और ऐसे ही आप आगे और प्रॉपर्टीज भी मैच कर सकते हैं। एक क्लोराइड सॉल्ट है वीक मोनो एसिडिक ऑर्गेनिक बेस का। अच्छा, मान लो ये NH4OH है, ये देखो मोनो बेसिक भी है। अब ऑर्गेनिक बेस की बात कर रहा है तो ऑर्गेनिक बेस ले लेते हैं, ऑर्गेनिक बेस ले लेते हैं। C5H5N, ये एक ऑर्गेनिक बेस है हमारा, और इस ऑर्गेनिक बेस में हमसे कह रहा क्लोराइड सॉल्ट इसका आपको बनाना है। तो हम इसका क्लोराइड सॉल्ट बना देते हैं। ये क्लोराइड सॉल्ट हो गया C5H5, ये पिरिडीनियम क्लोराइड है, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई है। ठीक है सर, हाइड्रोलिसिस कराई गई, इसमें हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट लगेगा। और हाइड्रोलिसिस कराई गई तो 3% हाइड्रोलाइज हुआ, यानी कि यहाँ मुझे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस दिया गया है 3/100, दैट मीन्स 3 × 10⁻⁻²। और 0.1 मोलर सोल्यूशन लिया गया, तो मुझे कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दी गई है, या मैं इसको 10⁻⁻1 भी लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1। और क्या मुझे दिया गया, मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस चाहिए, यानी Kb मुझे निकालना है। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस के लिए ये रिलेशन आपने पढ़ा ही हुआ है, Kw इक्वल टू होता है CH², और Kw इक्वल टू होता है KH/Kb, यानी कि इसमें मुझे KH की भी नीड पड़ने वाली है। KH सभी लोग जानते हैं 1 × 10⁻⁻14 होता है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे रीअरेंज कर ले रहा हूँ, Kb इधर आ जाएगा और KH/CH² नीचे आ जाएगा। तो अब Kb यहाँ पे जगह बना लेते हैं। ये पार्ट फर्स्ट था, यहाँ से यहाँ पे गए थे और यहाँ से फिर यहाँ पे चले गए। अब डेटा पुटअप करना है, तो डेटा पुटअप करिए। Kb निकालना है आपको, KH 1 × 10⁻⁻14 है, C आपका 10⁻⁻1 है दिया हुआ, और H आपको, H कहाँ गया, ये 3 × 10⁻⁻2,
की पावर 2। तो अब मुझे यहाँ पर 10 टू दी पावर माइनस 4, 10 टू दी पावर माइनस 5 ऊपर चला जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 5 अपॉन 3 3 ज़ा 9। तो अगर मैं इसको 10 कर लूँ और 10 टू दी पावर 4 को इससे सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 10/9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10, और 10/9 1.1 के आसपास आएगा, तो 1.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, 57 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। बहुत आसान, मुझे रिएक्शन दी गई है, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एच निकालना है। फॉर्मूले का क्या यूज़ होगा? फॉर्मूला ये यूज़ होगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, वैल्यूज़ पुटअप करिए। मुझे क्या क्या, मुझे डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी निकालते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू 145.6, यहाँ आंसर भी किलो जूल में चाहिए तो इसको किलो जूल में रखेंगे। माइनस टी कितना है? 300 दिया है, 300। फिर डेल्टा एस मुझे दिया गया 116 जूल पर केल्विन। अगर मैंने जल्दी में 116 रख दिया तो यहाँ पे जूल आएगा, यहाँ किलो जूल आएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए 116 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 किलो जूल करेंगे। अब करते हैं क्या, ये 145.6 अभी रहने दीजिए, और ये 10 टू दी पावर माइनस 3 को इससे सॉल्व करें तो 0.3 बना लीजिए, 0.3। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4, 3 1 ज़ा 3, और ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 34.8। फिर से देख ले, 3 6 ज़ा 18, 1, 3 1 ज़ा 3 4 और 3 3, 34.8। और इसको सब्सट्रैक्ट करिए इसमें से, तो 16 में से 8 गया, 8 बचा, 4 में से 4 गया, 0 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 110.8। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 58 का फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं और उनका मुझे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू निकालना है, यानी कि डेल्टा एन जी आर टी निकालना है, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी निकालने के लिए चलिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे देखो, ये सॉलिड है, ये काउंट नहीं होगा, ये गैस है, ये काउंट होगा, ये गैस है काउंट होगा, ये लिक्विड है काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए जो डेल्टा एन जी आएगा आपका सर, वो आएगा 7 CO2 और माइनस 15/2 यानी 7.5, यानी कि आ जाएगा 0.5, और वो भी माइनस का। तो माइनस 0.5 यानी माइनस 3/2 RT। तो माइनस 3/2 RT यहाँ पर दिया हुआ, तो ए का सेकेंड मैच कर जाएगा। तो ए का सेकेंड 7 माइनस 7.5, C6H5 सॉलिड है, 15/2 7.5 है, और यहाँ पे 7 CO2 है, 7 माइनस 7.5 यानी कि 0.5, अच्छा 1/2, ठीक ठीक ठीक। तो ये 0.5 मतलब 1/2, इसका मीन्स है ए का थर्ड सही हो जाएगा। तो ए का थर्ड दो जगह दिया, तो मुझे आगे भी देखना पड़ेगा। ए का थर्ड मैच हो गया। फिर सेकंड इक्वेशन को देखिए। सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे हो कि आपको ये भी गैस मिल रहा है, ये भी गैस मिल रहा है, ये भी गैस मिल रहा है, ये लिक्विड मिल रहा है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो CO2 1 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और ये 2 + 1 3 माइनस 2 RT, माइनस 2 RT ए का फर्स्ट मैच हो गया। तो ए का पहले बी, ए का नहीं बी का फर्स्ट मैच हो गया। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, दोनों अभी तक नहीं मैच हो पाए। सी में देखिए,
कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, काउंट नहीं होगा। CO2 गैस है, काउंट होगा। ये काउंट नहीं होगा। तो 0 - 1 तो -RT। सी का 4 काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 पे हम लोग गए। ऑप्शन नंबर 4 मैच हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है। आप मिला लीजिएगा। आपको डेल्टा NG निकालना था केवल। Which of the following pair of ions have same spin only magnetic moment? यानी कि सेम स्पिन का सेंस है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके बराबर होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ निकालने मुझे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में टाइटेनियम की तरफ अगर चलेंगे तो हमको मालूम है स्कैंडियम टाइटेनियम यानी कि 22। जब 22 एटॉमिक नंबर लिखोगे तो मुझे मिलेगा 3D2 4S2 और 3 यहाँ पे हम लोग ने चार्ज ले आए तो S का 0 हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएंगे, 1 D से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 3D1 आ जाएगा। इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Mn2+ में दुनिया जानती है 3D5 होता है। तो इसका n वैल्यू 5 है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका n वैल्यू 1 है तो ये होगा नहीं। ऐसे ही जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है सब चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर देखो स्कैंडियम 3 में D 0 हो जाएगा तो n बराबर 0 है। और यहाँ पर n बराबर 0 ये भी नहीं मैच कर रहा, इसका n बराबर 1। फिर यहाँ पे n बराबर 0 और Fe2+ का n बराबर 4 होता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्योंकि Fe2+ का निकाल के आप देख लीजिए 1s2 से स्टार्ट करेंगे, बाद में आपको मिल जाएगा 3D6 4s0। अब ये जो D6 है अगर आप इसको फिलिंग करेंगे तो फिलिंग आप इसको हुंस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए और यही n वैल्यू कहलाती है और इसी से मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है। तो यहाँ n बराबर 4 है, यहाँ n बराबर 0 है। तो ना तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच नहीं और फोर्थ मैच हो जाना चाहिए। CR का कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1 होता है। तो अब अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे और Cr2+ बनाओगे तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएंगे। तो इसका भी n बराबर 4 है, इसका भी n बराबर 4 है। इसका मीन्स फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। 60 का फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। 61 रीमर-टीमन रिएक्शन दी गई है। राइमर-टीमन रिएक्शन में हमको यहाँ पर क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्शन करा के एक इंटरमीडिएट बना रहा है, इंटरमीडिएट की फर्दर NaOH से रिएक्शन करा के A बना रहा है और A और B पूछा और फिर हाइड्रोलिसिस करके B बना रहा है। ठीक, तो देखिए कैसे रिएक्शन होती है। मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले ये CHCl3 लिया और इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे। अब NaOH बेस है तो NaOH बेस एसिड चाहता तो वो यहाँ से एसिड HCl रिमूव करा लेता। इस तरीके से मुझे यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन मिल जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और साथ में मुझे NaCl और वाटर मिल जाएगा। मतलब ये जो HCl है ये NaOH से रिएक्शन कर लेगा। अब ये जो हमारा फिनॉल है ये फिनॉल NaOH से रिएक्ट करता है क्योंकि फिनॉल एसिड है, NaOH बेस है तो NaOH से रिएक्ट करता है और सोडियम फेनॉक्साइड बना देता है। ये सोडियम फेनॉक्साइड बना देगा। अब सोडियम फेनॉक्साइड बना देता है तो ये यहाँ पर CCl2 अटैक करता है। CCl2 एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये ऐसे इस पे माइनस आ जाता है। तो बच्चा ये क्या होता है कि ये ऐसे यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे CCl2 जुड़ जाएगा और ये जो माइनस था ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ OH होगा, ये O डबल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड अपने बने हुए हैं, ये बॉन्ड ओपन हो गया। अब ऐसी कंडीशन में यहाँ से ये H प्लस टूट के इधर चला जाएगा, ये इस H प्लस से कांटेक्ट कर लेगा, ये माइनस इस H प्लस को मिल जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वापस यहाँ चला जाएगा। ये सब लोग अभी इंटरमीडिएट चल रहे हैं, अभी मेन प्रोडक्ट हमारे पास नहीं आया। तो अब मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, अब देखो ये O माइनस हो गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, H टूट के यहाँ पर आ गया है और 2 Cl आ गया, और ये जब माइनस आ गया तो इसके साथ Na प्लस अपना बना रहेगा। अब क्या होगा, ये अभी इंटरमीडिएट है, अब इसके ऊपर 2 NaOH आके रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 OH इसको मिल जाएंगे, 2 NaCl निकल जाएंगे, एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होता तो ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली मुझे ये मिल जाएगा इससे। और यही मेरा A है, ये मेरा A बन गया, जो ये यहाँ पर रिएक्शन में देखो इंटरमीडिएट बना, उससे NaOH की रिएक्शन कराई, ये इंटरमीडिएट बना, इससे NaOH की रिएक्शन कराई, ये बन गया। अब ये बन जाने के बाद हम लोग चाहते हैं कि ये OH बन जाए, ONA हट के, तो हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा फाइनल कंपाउंड सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा B। तो मुझे ऑप्शन में इस तरह का सोडियम सैलिसिलेट ढूंढना है और यहाँ से मुझे ढूंढना है ये सैलिसल्डिहाइड। तो आइए देखते हैं क्या मिलेगा। ये यहाँ पे CHCl2 आ गया, यहाँ पे CHCl2 आ गया, यहाँ पे CHO आ गया और ये CHO के साथ OH आ गया, ठीक है। ये यहाँ पर CHO आया नहीं और यहाँ केवल CHO आ गया, OH नहीं आया, तो सही ऑप्शन थर्ड हो गया। थर्ड नहीं, ये सेकंड लिखा है, सेकंड यहाँ नीचे लिख दिया है 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 गया, तो जो सेकंड ऑप्शन है 61 का वो मेरा सही हो गया। मैंने आपको मैकेनिज्म दिखा दी, इस मैकेनिज्म के थ्रू आप कर सकते थे रीमर-टाइमन रिएक्शन की। ये देखिए रीमर-टाइमन रिएक्शन दिया गया, ये मैकेनिज्म दिया गया, हमने तो डिटेल मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये इंटरमीडिएट है CHCl2 बनने वाला, और इसका NaOH रिएक्शन हुआ तो ये CHO बन गया, ONA। ये हमने क्वेश्चन में पूछा था, ये आपका A था और ये आपका B है सैलिसल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ H2O इन O2। तो नंबर ऑफ फेराडे कैसे रिक्वायर होगा, इसमें हम लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ फेराडे इक्वल टू होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब आपने मोल तो देख लिया, आप वैलेंसी फैक्टर H2O का निकाल लीजिए। H2O से O2 बन रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ पे 0 है, तो H2O का N हो जाएगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट 0 माइनस लो ऑक्सीडेशन स्टेट -2, दैट मीन्स 2। तो यहाँ पे मोल मुझे कितने मिले हैं, मोल मिले हैं 1 और वैलेंसी फैक्टर 2, तो आंसर होगा 2 फेराडे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट 62 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम लोग जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, while detecting the presence of halogen the sodium fusion extract soda extract is acidified with nitric acid, ठीक है, then treated with silver nitrate, सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसको ट्रीट किया गया, ए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। वाइट पेसिफिड आया, तो वाइट पेसिफिड तो क्लोराइड के साथ आता है, और अगर पेल येलो आता तो ब्रोमाइड होता, और डार्क येलो आता तो हमारा आयोडाइड होता। तो ये तो सीधा क्लोरीन की टेस्टिंग हो गई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। मैच करना है एसिटिलीन को एसिटल्डिहाइड में, यानी हाइड्रेशन होगा मर्क्यूरिक सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो ए बच्चा हमारा मैच कर रहा है 3rd से, तो ए 3rd में 3 जगह है, तो मुझे आगे जाना होगा। यहाँ पर एसिटिलीन से एथेन बन रहा है, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, और ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 और प्लेटिनम के साथ हो सकता है, तो बी का 4 मैच कर रहा है, तो बी का 4 अभी 2 जगह मैच कर रहा है, तो मुझे और आगे चलना पड़ेगा। ये डाई ब्रोमो सॉल्ट है और इसको एसिटिलीन बदल रहे हैं, तो आपको मालूम है डाई हैलाइड को एसिटिलीन बदलना है, तो फर्स्ट स्टेप में KOH अल्कोहलिक को यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको एसिटिलीन तक ले जा पाए, और फिर सेकंड स्टेप में NaNH2 को यूज़ करते हैं। तो मेरा हो जाएगा अल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2, सी का हो गया है अब फर्स्ट, इसलिए सही आंसर बैठा 3rd। और डी का सेकंड मैच हो रहा है कि नहीं, कंसनट्रेटेड H2SO बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो इसलिए सही आंसर हो गया है इसका 3rd। सबकी सहमति से ए का 3rd मैच हुआ है, बी का 4th मैच हुआ है, और सी का हम लोग ने फर्स्ट मैच किया है, डी का 2nd, ठीक ठीक। तो 64 हो गया है। फिर हम लोग आते हैं 65 पर। एक कन्वर्जन दिया हुआ है, CH3COH एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो बन जाएगा सॉल्ट CH3COONA। सोडा लाइम के साथ डी कार्बोक्सिलेशन होगा, बन जाएगा मीथेन, तो बी हो जाएगा मीथेन। मीथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो बन जाएगा मेथाइल क्लोराइड। इसकी वुड्स रिएक्शन होगी, डायमराइजेशन हो जाएगा CH3CH3 या फिर C2H6। अब क्वेश्चन में देख लो पूछा क्या गया है, पूछा गया है डी। कभी कभी इसमें हम लोग को धोखा दे के सी पूछ लेता है, तो हमें चेक करके उसी हिसाब से आंसर करना चाहिए। तो डी मेरा एथेन है, C2H6 जो ऑप्शन नंबर 4th में दिया हुआ। The ratio of energies of hydrogen atom for second excited state, second excited state मतलब थर्ड शेल, तो N1 बराबर 3rd है, और फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स N2 बराबर 4 है। तो थर्ड शेल से 4th शेल में जाना है, एनर्जी का रेशो निकालना है। तो अगर मैं इसको अगर मान लो इसको N3 ही लिख लेता हूँ, इसको N4 लिख लेता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, N3 N4, तो E3 अपॉन E4 इक्वल टू होगा N4 अपॉन N3 की पावर 2। तो N4 4 ज़ा 16 और N3 दैट मीन्स 3 ज़ा 9, तो 16/9 आएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 एलिमेंट हैं A एंड B रखिए। अच्छा, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना, A एंड B रखिए। A का परसेंटेज कितना है, 20% B है, 20% B है, तो ये 80% होगा, 100 में से घटा दीजिए। इनके मोलर मास से डिवाइड करके इजी रेशो निकालिए। A का मोलर मास है 12 और B का मोलर मास है 1। 12 6 72 और 8 80, 6.66 20। इसको इजी करिए, 6.66 को 6.66 से डिवाइड करिए, 20 को 6.66 से डिवाइड करिए, तो ये अप्रॉक्सीमेट 3 टाइम्स जाएगा।
ये 1 टाइम जाएगा, तो ए का 1 होगा और बी का 3 होगा, तो ए बी 3 यानी कि सेकेंड ऑप्शन, ए बी 3 सेकेंड ऑप्शन, 67 का सेकेंड ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ग्राम इन 20 मोल ऑफ H2SO4, तो हमारे पास हो जाएगा वेट इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, 20 इंटू H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 19 60, यानी कि A मैच कर गया S के साथ, तो A के साथ S की जोड़ी फर्स्ट ऑप्शन में है केवल, बाकी आप निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो A के साथ S मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 540, तो फिर आप लगाएंगे मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, H2SO4 का 18 होता है, वेट अपॉन मोलर मास, तो यहाँ पर 18 3 जा हो जाएगा 54, तो ये 30 हो जाएगा, तो B का R मैच हो गया। तो देखिए B का R मैच हो गया। इस तरीके से मैंने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन आपको डिस्कस किए, आगे विजय सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, संजीव सर ने 68 तक कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, फॉर एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम चूज करेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, क्योंकि बेटा एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और किसी भी एटम में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, इसलिए बेटा एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। तो देखिए इन्होंने पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेटा सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा गलत है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, बेटा सही है। और बेटा न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो न्यूक्लियस का मास बेटा किसके कारण होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। तो डी बेटा गलत है। तो सही कौन सा है बेटा, ए एंड सी। तो 69 का बेटा फर्स्ट। अगला देखिए बेटा, देखो बेटा पीएच कैलकुलेशन करना, ये 4 सॉल्यूशन है, इसमें पूछ रहा बेटा कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। जरा देखिए पहला क्या है, 50 ml 0.1 MHCl है, तो HCl के बेटा मिलीमोल कितने हो गए, 5, m इंटू वी निकाल लें। ठीक, और देखो बेटा वीक एसिड HCN के बेटा कितने हैं, 2। तो क्लियरली दिख रहा बेटा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCN बहुत वीक एसिड है, तो नेट में बेटा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो बेटा फर्स्ट का ये आपका सी हो गया, फर्स्ट का क्या होगा, सी। अब जरा दूसरा देखो, सोडियम एसीटेट बेटा 200 ml है, 0.02, तो ये बेटा कितना हुआ, 4। मिक्स विथ 100 ml एस्टिक एसिड, तो सोडियम एसीटेट और एस्टिक एसिड बेटा कितना है, 1। तो सोडियम एसीटेट और एस्टिक एसिड का मिक्सचर बेटा क्या होता है, एसिडिक बफर। तो बेटा सेकेंड का क्या हो जाएगा, ए। सेकेंड का बेटा क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, या कह लो ए का बेटा सेकेंड। चलिए, और सी का बेटा क्या हो गया, फर्स्ट। अब आइए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चेक करते हैं। देखो यहां पर बेटा HCl के मिलीमोल कितने हैं, 0.5 मतलब 50। ठीक,
NH4OH के भी बेटा कितने हैं 50। तो देखो ये एसिड है ये बेस, दोनों बेटा खर्च हो जाएगा। इन दोनों की रिएक्शन से बेटा क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो इस वाले थर्ड में बेटा HCl के मिलीमोल कितने हैं 50, ठीक। NH4OH के मिलीमोल कितने हैं बेटा 50। तो जब इनको आप मिक्स करोगे ना तो HCl बचेगा ना NH4OH, दोनों बेटा खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या NH4Cl। कितने मिलीमोल बेटा 50। फाइनल सॉल्यूशन में केवल बेटा क्या NH4Cl। तो बेटा क्वेश्चन किसका हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो बी का बेटा थर्ड हो गया। अब आइए यहां देखो इस वाले में 100 ml ऑफ 0.14 m NaCN है, ठीक है ना। 100 ml 0.4 m NaCN है, तो ये कितना हो गया बेटा 40। और ये 100 इंटू 0.4 बेटा ये कितना हुआ 40। ठीक है ना। तो अगर बेटा हम इनकी रिएक्शन कराएं NaCN की HCl से, तो बेटा क्या बनेगा NaCl प्लस HCN। इन दोनों की बेटा अगर आप NaCN और HCl की रिएक्शन कराओ तो बेटा क्या बनेगा NaCl, ये तो न्यूट्रल हो गया, सॉल्ट हो गया, प्लस बेटा क्या बनेगा HCN। तो देखो ये बेटा 40 है, ये 40 है, तो बेटा आफ्टर रिएक्शन बेटा ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 0, ये बेटा कितना बनेगा 40, लेकिन ये तो वाटर टाइप का है तो ये बेटा क्या होगा 40, ठीक। तो आपके फाइनल सॉल्यूशन बेटा HCN होगा, तो ये वीक एसिड का केस हो गया। तो डी का बेटा 4। तो जरा चेक करो, ए का बेटा सेकेंड हो गया, बी का बेटा थर्ड हो गया, सी का बेटा फर्स्ट हो गया और डी का बेटा फोर्थ। तो 70 का करेक्ट आंसर बेटा 4, 70 इज 4। अगला देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ टू एसिड आर सेम, देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ। बेटा रिलेटिव स्ट्रेंथ वीक एसिड की किससे देखते हैं, अल्फा से। तो पहले का अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, दूसरे का अल्फा 2 है, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बेटा क्या होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो पहला बेटा सही है। अब देखो बेटा अल्फा बराबर वीक एसिड का क्या होता है √K अपॉन सी, ठीक है ना, √K अपॉन सी। सी बेटा सेम है तो अल्फा किस पे डिपेंड किया, √K पर। तो इससे फॉर्मूला बेटा ये वाला बन जाएगा, ठीक। और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके होती, H प्लस के। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है बेटा। तो देख लो कौन सा सही है, A B C आर करेक्ट। 71 का बेटा 2, 71 2। अब जरा देखिए नेक्स्ट, देखो बेटा जिंक की रॉड को कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। आप सबको मालूम है ECS में Zn कॉपर से बेटा ऊपर है, तो Zn बेटा क्या करेगा, कॉपर नाइट्रेट के क्यूप्रिक को बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा, कॉपर में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn डबल प्लस। देखो बेटा ये क्या होगा ऑक्सीडेशन, ये बेटा क्या होगा रिडक्शन। अब जरा स्टेटमेंट में आइए क्या लिखा है, Zn लूजेस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है। देखो Zn डबल प्लस में जा रहा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बना रहा बेटा Zn डबल प्लस। तो Zn बेटा क्या हो रहा ऑक्सीडाइज। स्टेटमेंट बेटा सही है। कॉपर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, गलत बेटा। यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है, Zn, और कॉपर नहीं, क्यूप्रिक आयन बेटा किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो पहला सही है बेटा, दूसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर फर्स्ट। 72 का बेटा फर्स्ट। अगला देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, तो ये तो सबको याद हो गया होगा, इसमें 16/3 आता है, तो पहला बेटा गलत हो गया।
C3O2 में बेटा 4/3 आता है, ये भी गलत है। S4O6 डबल माइनस में 2.5 बिल्कुल सही है, सबको निकालना आता होगा। 4x प्लस 6 इंटू -2 बराबर बेटा -2, तो 4x बराबर बेटा कितना हुआ 10, x बराबर कितना है 5/2 यानी 2.5, तो ये वाला सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हाइड्राइड, किसी भी मेटल हाइड्राइड, सपोज सोडियम हाइड्राइड ले लें, तो सोडियम की बेटा क्या होगी +1, हाइड्रोजन की लोगे x, तो x बराबर बेटा -, तो जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ता है तो उसको मेटल हाइड्राइड, तो हाइड्रोजन की बेटा होती +1, मेटल हाइड्रोजन की होती -1, मेटल की होती +1, तो ये स्टेटमेंट बेटा सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस देखो P4 है, P4 में बेटा फास्फोरस जुड़ा किससे है, फास्फोरस से, फास्फोरस बेटा जुड़ा किससे है, फास्फोरस से, तो सभी बॉन्ड कैसे होंगे बेटा कोवलेंट, ठीक, तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ईच की क्या होगी 0, तो ये वाला भी स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट बेटा कौन कौन सा है, सी सही है और बेटा डी सही है, सी एंड डी आर करेक्ट, तो 73 का बेटा 4। अगला देखिए, देखो बेटा ये कह रहे हैं 80% कंप्लीट होने का टाइम 40% का डबल, जीरो ऑर्डर, बिल्कुल सही है बेटा। जीरो ऑर्डर ये कब कहते हैं, जब किसी रिएक्शन का रेट यूनिफॉर्म होता है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल कवर करता है, तो उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता, तो उसको क्या बोलते हैं जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में रेट क्या होता है यूनिफॉर्म, जैसे अगर 10% का टाइम x है तो 20% का बेटा 2x होगा, 30% का 3x होगा, 40% का 4x होगा, 50% का 5x होगा, यानी यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। तो 80 बेटा 40 का क्या है डबल, तो बेटा 80% का टाइम 40% का बेटा डबल। जैसे आपने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ बेटा क्या होती a/2 के, ठीक, ये हाफ लाइफ है। तो अगर कोई पूछे बेटा 100% कंप्लीट होने का टाइम, तो इसको 2 से गुणा कर दो, ठीक। अब कोई अगर कह रहा तो ये बेटा कितना आएगा a/k आ जाएगा। अब कोई कह रहा 25% का टाइम बताओ, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। कोई कह रहा बेटा 75 का कर दो, 25 का निकाल के 3 का गुणा कर दो। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड विथ यूनिफॉर्म रेट बेटा बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 74 का बेटा फर्स्ट। सेवेंटी 75 देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। आर्हेनियस इक्वेशन बेटा क्या होती है, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA/RT। तो देखो कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो बेटा रेट भी आपका बढ़ेगा। एंडो एक्सो से कोई लेना देना नहीं है, एंडो एक्सो से लेना देना बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप सबको मालूम होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली होता है एक्टिवेशन के, हायर इज द एक्टिवेशन एनर्जी लोअर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड भी सही है। रेट कांस्टेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, गलत। रेट कांस्टेंट बेटा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है और एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो यहां पर बेटा डिक्रीज वर्ड गलत है। तो रेट कांस्टेंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, गलत, ठीक। एक्टिवेशन घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो 75 का बेटा A एंड B, 75 का बेटा फर्स्ट। अब जरा देखिए 76, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहां देखो बेटा इक्वेशन लिखना भूल गए हैं। देखो ये इक्वेशन होती है डिबाई हक्कल ऑन्सगेर इक्वेशन।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्वेशन क्या होती है? डिबाई-हक्कल-ऑन्सगर इक्वेशन। मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस सम कांस्टेंट बी अंडर रूट सी। ठीक, अब देखिए बेटा, फॉर ये बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, तो ये क्या कह रहे हैं? इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन। देखो बेटा, अगर आप डाइल्यूशन करोगे यानी पानी मिलाओगे तो कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी? घटेगी। कंसंट्रेशन घटेगी तो मोलर कंडक्टेंस बेटा क्या होगा? बढ़ेगा। तो बेटा ये वाला स्टेटमेंट सही है। फिर NaCl एंड देखो ये जो कांस्टेंट बेटा B होता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस कांस्टेंट B की वैल्यू अलग अलग होती है, और यहां बेटा बोल रहा सेम, तो गलत। तो 76 का फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। आंसर बेटा 76 का क्या हो गया? 4। 77 देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो बेटा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को बेटा कौन रोटेट करते हैं? जिनके पास कायरल कार्बन हो। ठीक, जिनके पास कायरल कार्बन हो। अगर एक है तो बेटा सर्टेनली रोटेट करेगा। देखो बेटा ये कार्बन की चारों वैलेंसी बेटा अलग अलग ग्रुप या आइटम से सेटिस्फाइड होने, यहां देखो दोनों सेम है, कायरल कार्बन नहीं है, नहीं रोटेट करेगा। यहां देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, तो ये वाला कार्बन कैसा है? कायरल, रोटेट करेगा, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। अब जरा इसको देखो बेटा, इधर बेटा क्या है? इथाइल, इधर भी बेटा क्या है? इथाइल। ठीक, तो दोनों ग्रुप बेटा सेम है, कोई कायरल कार्बन नहीं है। अब जरा देखो, यहां पर बेटा कायरल कार्बन है, यहां पर भी कायरल कार्बन है, लेकिन देखो यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है बेटा, तो बेटा ये रोटेट करेगा क्लॉक, तो ये बेटा एंटी क्लॉक। ठीक है ना, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉक, तो नेट में बेटा प्लेन पोलराइज रोटेट नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? सेकंड। अगला देखिए, तो 77 का बेटा सेकंड। अब जरा देखिए 78, फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D सीरीज एलिमेंट, दिस इज ड्यू टू। देखो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन होता क्या है जब आप 4D से 5D में जाते हैं, ठीक है ना, तो जो उसके पहले इनर इलेक्ट्रॉन बेटा 4f में होते हैं। जब 4 से 5 में जाते हैं आप, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल या f सबसेल में है, उनकी बेटा सील्डिंग बहुत पुअर होती है। तो वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस, तो होता क्या बेटा, न्यूक्लियस का जो फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगता है वो बेटा सील्ड नहीं हो पाता, स्क्रीन नहीं हो पाता, यानी फोर्स ज्यादा तेजी से लगता है, जिसके कारण बेटा आयनाइजेशन एनर्जी उसकी हायर होती है। यही स्टेटमेंट बेटा किसमें लिखा हुआ है? सेकंड में। ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों बेटा? जो उनके बीच में आपके 4f इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियर फोर्स को सील्ड नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते, जिसके कारण बेटा न्यूक्लियस इफेक्टिवली बेटा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो 78 का बेटा सेकंड। नेक्स्ट देखो, प्रॉपर्टी बेटा मिलाना है। देखो यहां पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, क्लियर है कि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बेटा बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो देखो बेटा ए का क्या हो गया? 4। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, लेकिन बेटा सेकेंड ग्रुप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड ग्रुप से भी कम होती है, फर्स्ट ग्रुप से भी कम होती है। तो बेटा पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड नहीं हो। दूसरा देखो, ये देखो लिथियम, बोरॉन और बेरिलियम, तो बेटा ये आपका किसका है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा बेरिलियम से ज्यादा होती है, लिथियम की बेटा माइनस होती है, लेकिन बेरिलियम की बेटा क्या होती है? प्लस। सॉरी,
बेरिलियम की प्लस होती है और बोरॉन की बेटा माइनस होती है। तो बेटा इन तीनों में अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखोगे तो सबसे ज़्यादा बेटा लिथियम की होती है, फिर बेटा बोरॉन की होती है, फिर बेरिलियम की होती है। तो बी बेटा बी वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कौन सा बेटा, फर्स्ट। फिर देखिए बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, ये बेटा किसका ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का। वैसे देखो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन नहीं, बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती क्योंकि उसके पास फुल फील्ड ऑर्बिटल होता है। तो सी का बेटा क्या हो गया, थर्ड। ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, और डी बेटा देख लो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे बेटा, साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस। तो डी का बेटा क्या हुआ, सेकंड। तो 79 का देखो बेटा थर्ड, 79 इज थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है। इन पॉलीसैकेराइड, ये तो सबको रटा होगा, इन पॉलीसैकेराइड इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड बेटा किससे जुड़े, पेप्टाइड बॉन्ड तो बेटा प्रोटीन में होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, ठीक है ना। तो 80 का आंसर सेकंड। फिर देखिए 81, देखो बेटा ये वाला एटॉमिक नंबर कितना है, 54, 14 और जो 78, ये 77 है। ये बेटा इरिडियम का है, इसमें कोई इरिडियम नहीं है, तो पहला बेटा किसी से मैच नहीं कर रहा। 5s2, 5p2, ये बेटा Sn का है, एटॉमिक नंबर 50 होता है। Sn बेटा फोर्थ ग्रुप का है, देखो यहाँ कोई Sn नहीं है, मैच नहीं कर रहा। अब देखो यहाँ पर बेटा 36, 10 कितना हुआ, 46, 48, ये 48 बेटा किसका होता है, कैडमियम का, तो थर्ड बेटा मैच कर रहा। और देखो बेटा ये आपका 18 नियॉन का हो गया, 18, 5, 23, 1, 24, 24 बेटा किसका होता है, क्रोमियम का। और यहाँ क्या लिखा है, कॉपर, गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक। तो करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। 81 का थर्ड, 81 इज थर्ड। नेक्स्ट देखिए, देखो सोडियम बेटा एल्कली मेटल है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, तो IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। अब बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2,8 से निकल रहा, तो सेकेंड वाली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, सेकेंड वाली फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगी। फिर देखिए आप थर्ड निकालोगे तो देखो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी थोड़ा ज्यादा होगी, लेकिन IE2 से कम होगा, लेकिन IE1 से ज्यादा होगा। तो IE2 ग्रेटर क्या होगा, IE3 ग्रेटर क्या होगा बेटा, IE1। ये इसका सही ऑर्डर है। इसमें देखो क्या लिखा है, गलत लिखा है। GD इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब F ब्लॉक एलिमेंट है, बिल्कुल सही है बेटा। कोबाल्ट इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ये भी सही है बेटा। और देखो p ऑर्बिटल लिखा है, p सबसेल होता तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लेता, लेकिन चाहे s ऑर्बिटल हो, p ऑर्बिटल हो, या d ऑर्बिटल हो, f ऑर्बिटल, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, 2। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा सही, C एंड D। अच्छा इन्होंने पूछा क्या, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट बेटा कौन आया, A और B। करेक्ट बोलता तो बेटा C और D। तो 82 का बेटा सेकंड। अब देखो बेटा ये आपका कंपाउंड है, देखो ये ग्रुप कौन सा बेटा, एस्टर, ये कौन सा, एसिड क्लोराइड। प्रायोरिटी में बेटा एस्टर ऊपर है, तो इसको क्या नहीं दिया, नंबर 1, इसको नंबर 2, ठीक। अब देखो एस्टर है तो बेटा ये क्या होगा, इथाइल हो गया, तो इथाइल। और देखो इसके 1, 2 पे बेटा COCl है, इसको साइड में है तो क्या बोलोगे, क्लोरोकार्बोनिल। तो देखो इसके कारण नाम क्या हुआ, इथाइल। फिर देखो 2 क्लोरोकार्बोनिल,
और देखो बेटा 6 कार्बन है, बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन और C डबल O के कारण बेटा वर्ड क्या आएगा, कार्बोक्सिलेट। तो 83 का आंसर थर्ड। इथाइल, अगर ये COCl नहीं होता बेटा तब इसका नाम क्या होता, इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। अब देखो इसके 2 नंबर पे बेटा COCl है, तो 2 पे बेटा उसका नाम क्या हो गया, क्लोरो, और CO का मतलब कार्बोनिल। 83 का बेटा थर्ड। 84, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बना रहे हैं, N2Cl हटाकर बेटा इसकी जगह H ला रहे हैं। ऐसा बेटा पहले से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं। H3PO2 से करते तो बेटा दूसरा प्रोडक्ट क्या होता है, H3PO3। लेकिन यहां पर दूसरा प्रोडक्ट क्या है, CH3CHO। तो बेटा यहां पर हम, तो आपका आंसर बेटा कौन सा होगा, इथाइल एल्कोहल, क्योंकि इथाइल एल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, एस्टल्डिहाइड। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। तो देखो फिर से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। आप बेटा फर्स्ट रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, दोनों से कन्वर्जन पॉसिबल है। लेकिन इन्होंने देखो यहां साइड प्रोडक्ट क्या बनाया, एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड बेटा किसके ऑक्सीडेशन से बनेगा, इथाइल एल्कोहल। तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड। अगर यहां H3PO3 लिखा होता तो आंसर फर्स्ट हो जाता। फिर देखिए बेटा, क्लोरीन की रिएक्शन NaOH से करा रहे। नॉर्मल कंडीशन पे क्लोरीन NaOH से बेटा रिएक्ट नहीं करता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इसका Cl रिप्लेसेबल नहीं है। सबको मालूम है क्लोरीन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है, कार्बन क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, इसलिए बेटा रिप्लेस नहीं होता। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इसका Cl बेटा रिप्लेसेबल है NaOH से। तो जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करोगे तो बेटा ये क्या बना लेगा, फिनॉल। पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, एसिड प्रेजेंट है, एसिडिफिकेशन होगा, फिनॉल बनेगा। फिर फिनॉल की रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, अब दूसरे में क्या कह, पहले कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से करा रहे, तो पहले कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से कराओगे तो सल्फोनेशन होगा। और आप सबको मालूम है OH बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कहां पर ग्रुप आएंगे, आर्थो पैरा, आर्थो पे। तो आर्थो पैरा बेटा क्या आएगा, SO3H, तब बेटा प्रोडक्ट ये बनेगा, पहले ये बनेगा। फिर बेटा इसका क्या होगा, नाइट्रेशन, पहले सल्फोनेशन देन नाइट्रेशन, तब बेटा क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। अगर आप डायरेक्ट बेटा फिनॉल का नाइट्रेशन कराओगे पिक्रिक एसिड बनेगा, लेकिन बेटा उसमें यील्ड बहुत कम होती है। तो यील्ड बढ़ाने के लिए पहले सल्फोनेशन करते हैं देन नाइट्रेशन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। जब सल्फोनेशन करोगे तो पहले ये बनेगा देन बेटा ये बनेगा। 87 देखो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो मतलब ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। अब देखो बेटा ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। देखो एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया, एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया। अब देखो इस कार्बन को और इस कार्बन को, इसको देखो बेटा, इस कार्बन को अगर आप देखो तो इसकी दो वैलेंसी, एक तरफ बेटा CH3 है, एक तरफ H है, डबल बॉन्ड C, एक तरफ बेटा H है, एक तरफ बेटा इतना बड़ा ग्रुप है। तो ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये यहां पर भी एक स्टीरियो सेंटर डेवलप हो रहा, तो टोटल स्टीरियो सेंटर बेटा कितने हो गए, 3। कहीं से बेटा कोई सिमिट्री नहीं है, तो जब कोई सिमिट्री नहीं हो, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हो, n, तो बेटा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे बेटा, 2 की पावर 3 यानी 8। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लो, ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, सिस और ट्रांस। ठीक,
फिर देखो यहां पर बेटा क्या होगा, एक R होगा, एक S होगा, R होगा, S होगा, S होगा, SR होगा। तो टोटल पॉसिबिलिटी बेटा कितनी होगी, 8। ऐसे समझ लो, सिस R ट्रांस R 2 हो गया, सिस R ट्रांस R 4 हो गया, फिर सिस SR ट्रांस SR हो गया, 6 हो गया, और फिर बेटा और एक रोटेट कर दो, हो जाएगा आपका 87 डज नॉट हैव ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो देखो बेटा MAA का होल थ्राइस, ये बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। MA3B3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बेटा शो नहीं करता। ये वाला भी बेटा शो करेगा, बाइडेंटेड है, ये वाला भी शो करेगा, बाइडेंटेड है। तो करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हो गया, सेकंड। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है ज्योमेट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर। NiCl4, Ni यहां पर बेटा Ni का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8 4s2। यहां बेटा Ni डबल प्लस है, यहां पर ये बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D8, ठीक है, 3D8 है। और बेटा ये क्या है, वीक लीगेंड है, कोई बेटा पेयरिंग नहीं करेगा। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक। और यहां पर बेटा क्या होगा, टेट्राहेड्रल। यहां देखो बेटा, यहां पर 3D8 4s2 है, 3D8 4s2 है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपका क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। इसमें देखो बेटा, इसमें भी आपका 3D8 है, पेयरिंग करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां पर बेटा कोई पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है। यहां पर बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो देखो यहां पर बेटा sp3 होगा, कोई पेयरिंग नहीं है। यहां पर भी बेटा क्या होगा, 3D8 4s2, तो बेटा पेयरिंग के बाद क्या बन जाएगा, 3D10। तो यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा। यहां पर भी बेटा क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी बेटा पेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं होगी। पेयरिंग बेटा केवल यहां पर हो, इसमें और इसमें पेयरिंग होगी। तो यहां देखो 3D8 है, 3D8 है, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, dsp2। और यहां पर बेटा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो 88 का देखो, पहला बेटा टेट्राहेड्रल, दूसरा भी बेटा टेट्राहेड्रल, चौथा भी बेटा टेट्राहेड्रल। तो 88 का थर्ड स्क्वायर प्लेनर, 88 का थर्ड बेटा स्क्वायर प्लेनर। 89 देखो, मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, जिसमें बेटा स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा। देखो चारों में बेटा आयरन +3 में है, पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है चारों में। जहां पर बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, वहां स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो 89 का बेटा सेकेंड। 90 देखिए, प्रेडिक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा, जब अमोनिया कोबाल्ट के साथ होती है तो ये बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करती है। तो ये क्या करेगी, पेयरिंग। तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, सही है। तो जब बेटा, और देखो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा कितना है, 6, ठीक। तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3d2 और बेटा d2sp3। लेकिन चूंकि इनर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो बेटा ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये नहीं होगा। तो ये बेटा गलत है। डायामैग्नेटिक बिल्कुल सही है भाई। देखो कोबाल्ट का क्या होगा, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2। अब बेटा CO+3 क्या होगा, 3d6। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बेटा पेयरिंग कर देगा,
डायमैग्नेटिक हो जाएगा, सही है। ज्योमेट्री बेटा ऑक्टाहेड्रल होगी, सही है। तो 90 का करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड, 90 का करेक्ट आंसर बेटा सेकेंड। ठीक है, तो ये बेटा जो आज आपका FST हुआ है उसका बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन था, पहले संजीव सर ने कर दिया बेटा, बाकी हमने कर दिया। उम्मीद करते हैं कि बेटा हम दोनों लोगों के डिस्कशन से इस पेपर के रिगार्डिंग जो भी बेटा क्वेरी होगी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।